चलिए, लास्ट क्लास वाला कंटेंट क्लियर है सभी को। विंडोज फायरवॉल वाला देखा आप लोगों ने ट्राई करके? रूल सेट करके देखे आप लोगों ने इसके कुछ? क्या नहीं चल रहा था अभी? अरे तू नहीं दिखा रहा, ठीक है। मैं प्रॉब्लम क्या है? नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं। कौन सा? कर तो देगा, आप लोगों को भी आना चाहिए ना रूल लगाना उस पे। किसी पोर्ट को ब्लॉक करना है या एप्लीकेशन के थ्रू ब्लॉक करना है। चलिए ठीक है, इसको ट्राई आप लोग कर लीजिएगा। सो हनी पॉट के लिए एक गिटहब पे आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम है पेंट बॉक्स। उसको सर्च कर लीजिए एक बार। पेंट बॉक्स गिटहब के नाम से आप सर्च कर लीजिए। इसमें आपको ये वाला रिपोजिटरी मिलेगा, हैकर टेक। इसको क्लिक करके हाँ हाँ, वही हैकर टेक यार। उसको ओपन कर लीजिए। आपको पता है गिटहब से कैसे आपको टूल्स को क्लोन करना रहेगा, तो उसको कॉपी करिए। ठीक है, सब यहाँ पे रन करिए गिट क्लोन। और ये जो यूआरएल आपने कॉपी करा है इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मेरे केस में ऑलरेडी मेरे पास है इस नाम का डायरेक्टरी, तो मेरे को ये बता रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आपके केस में नया एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। उस डायरेक्टरी के अंदर जाइए। एलएस करेंगे तो आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी जो रूबी लैंग्वेज से लिखी गई है। ठीक है, आरबी राइट। तो इस स्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट करेंगे, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल होगा ये। अगर नहीं है तो सी एच मोड से एग्जीक्यूटेबल बना लेना आप लोग। अदरवाइज ऑलरेडी ये होगा, एंड डायरेक्टली आप इसको रन करिए। डॉट स्लैश एंड पेंटबॉक्स डॉट आरबी। अब इस स्क्रिप्ट में आपके पास और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, क्रिप्टोग्राफी के, नेटवर्क के, वेब के। इनको आप यूज कर सकते हो। जो जो चीज़ें आप लोग अभी पढ़ चुके हो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो उसके अंदर। अभी हम लोग जो टूल्स यूज करेंगे, वो जो हनी पॉट है वो किसके अंदर मिलेगा आपको? नेटवर्क टूल्स के अंदर। तो आप इसमें सेकेंड ऑप्शन चूज करिए। बाकी ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो उनको आप एक्सप्लोर जरूर करिएगा। ठीक है, अभी के लिए सेकेंड ऑप्शन चूज करिए जिसमें लिखा हुआ है नेटवर्क टूल्स। एंड यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग चीज़ों के स्कैन वगैरह परफॉर्म करने के लिए। हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे हनी पॉट। तो आप थर्ड ऑप्शन चूज कर लीजिए। अब हनी पॉट कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि आपको पेंट बॉक्स को रूट प्रिविलेजेस के साथ रन करना पड़ेगा। अगर आपने रूट प्रिविलेजेस के साथ इसको रन नहीं करा है, मतलब आप रूट यूजर नहीं थे, तो आप आगे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि आपके सिस्टम का एक वर्चुअल पोर्ट ये ओपन करेगा, मतलब एक्चुअल में वो पोर्ट ओपन नहीं करेगा। वो लगेगा, कोई आपके मशीन को स्कैन करेगा तो उसको लगेगा कि आपके मशीन पे एक पोर्ट ओपन है। यही काम करता है न्यूपॉट। कुछ मतलब फॉल्स सर्विसेज को या रोग सर्विसेज को आपके मशीन पे रन करता है, जो लगेगा सामने वाले को कि एक्चुअल सर्विसेज है। बट जब वो इससे इंटरेक्ट करेगा तो उसको कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिलेगा। बट अटैकर की सारी इंफॉर्मेशन उस हनी पॉट में कैप्चर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, फास्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। फास्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में ये आपके मशीन का शायद 80 पोर्ट ओपन कर देता है ये। अगर आपको कुछ खुद से नहीं पोर्ट ओपन करवाना है तो आप पोर्ट नंबर 80 ओपन करवा सकते हो अपने मशीन का, फास्ट कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करके। अगर आपको मैन्युअली खुद से बताना है कि मुझे कौन सा पोर्ट ओपन कराना है,
तो आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करिए, और जो पोर्ट ओपन आप कराना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार पहले चेक कर लीजिए, बिना हनी पॉट को रन करे मैं अपने डिवाइस को स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन कैसे करोगे आप? nmap, और अपने डिवाइस को स्कैन करने के लिए क्या लिखोगे आप? आईपी से बेटर है आप लोकल होस्ट डालो। लोकल होस्ट होता है ना। आप क्या करोगे? आप लिखोगे nmap लोकल होस्ट, तो आपको क्या दिखा रहा है अभी? सारे के सारे पोर्ट्स क्या है, क्लोज हैं। राइट। अभी टॉप 1000 पोर्ट्स में से कोई भी ओपन पोर्ट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। राइट। यही चीज हम बाद में रन करेंगे जब हम हनी पॉट को रन कर चुके होंगे, स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है। तो मान के चलिए मैं पोर्ट नंबर 22 ओपन कर रहा हूँ अपने मशीन का, आप लोग कोई भी पोर्ट ओपन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। एंटर करा मैंने। अब आपको पूछ रहा है कि वो क्या मैसेज दिखाया जाना चाहिए सामने वाले को जब आपके मशीन को वो थोड़ा एडवांस स्कैन परफॉर्म करेगा आपके मशीन के ऊपर अटैकर, तो उसको क्या दिखाया, क्या मैसेज शो करना चाहिए, वो मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप चाहते हैं कि उसको एसएसएच का वर्जन दिखाई दे, एक फॉल्स वर्जन, जो शायद आपने वल्नरेबल वर्जन डाल दिया हो, मतलब अटैकर को ये लगेगा कि इस पर्टिकुलर मशीन का जो वर्जन है वो वल्नरेबल है। तो आप कोई भी मैसेज यहाँ पे दिखा सकते हो, वो मैसेज सामने वाले को दिखाया जाएगा जब वो आपके मशीन को थोड़ा एडवांस स्कैन परफॉर्म करेगा। आप कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे ओपन एसएसएच 1.2.3, इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी मैसेज जो आप दिखाना चाहते हैं अटैकर को, क्योंकि ये हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ताकि अटैकर को लगे कि वो एक मशीन से इंटरेक्ट कर रहा है जिसपे पोर्ट नंबर 22 ओपन है, और इस पे ये स्पेसिफिक मैसेज उसको कहीं ना कहीं दिखाई देगा जब वो आपकी मशीन को स्कैन करेगा। तो उसको ये लग सकता है कि शायद ये वर्जन उस मशीन पर रन कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे के एक्शंस लेना परफॉर्म करेगा या स्टार्ट करेगा। तो आप मैसेज दिखा दीजिए उसको एंटर करके। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेव अ लॉग विद इंट्रूजन। आप अगर सारे इंट्रूजन्स को लॉग फाइल में सेव करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, जो कि सही बात भी है, आप सेव कर सकते हो। तो आप लॉग फाइल जहाँ पे भी रखना चाहते हो, वैसे तो इसकी खुद की डिफॉल्ट लॉग फाइल होती है, आपको दिखाएगा नेक्स्ट लाइन में। ये इसकी डिफॉल्ट लॉग फाइल है। पेंट बॉक्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा अदर के नाम से, अदर के अंदर एक फाइल होगी log_honeypot.txt के नाम से, इसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट सारे लॉग्स को सेव करके रखेगा। अगर आप कोई और लोकेशन में रखना चाहते हैं तो वो लोकेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस लोकेशन के अंदर, किस फाइल के अंदर डेटा को या लॉग्स को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रहने दीजिए। अगर आपको चेंज नहीं करना है, अगर चेंज करना है तो नीचे आप वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ पे एंटर करिए। लास्ट चीज आपसे पूछेगा कि एक्टिवेट बीप साउंड व्हेन इंट्रूजन, कि जब आपके इंट्रूजन आए, आपके मशीन की तरफ कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये एक बीप साउंड आपके लिए जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप रियल मशीन पे डालोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको साउंड का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा जब आप इसको रियल किसी मशीन पे आप अ, डालोगे। अदरवाइज यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन पे साउंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अभी ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं कि हमें साउंड सुनने के लिए मिले। अब आपका पोर्ट नंबर 22 पे हनी पॉट एक्टिवेट हो गया है। अभी आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्कैन किया था, आपको यहाँ पे कोई भी ओपन पोर्ट नहीं दिख रहा था, राइट। अब दोबारा से स्कैन करके देखते हैं लोकल होस्ट को ही, क्या आ गया। तो आपके केस में वो पोर्ट ऑलरेडी ना चालू है, तो पर आप लोकल होस्ट को स्कैन करके देखो, आपके केस में वो पोर्ट पहले से ही ओपन है। तो कोई और कर दो आप, 23 या 21 या कुछ और। ठीक है, अगर आपका पोर्ट ओपन होगा तो ये दोबारा से, मतलब उसको कैसे ओपन कर पाएगा, राइट। ऑलरेडी ओपन पोर्ट को तो ये आप दोबारा से ओपन नहीं करेंगे ना, तो वो ध्यान रखिएगा कि ऐसा पोर्ट आप ओपन कर रहे हैं जो पहले क्लोज है। ठीक है? इसलिए मैंने पहले स्कैन किया था लोकल होस्ट को, चेक किया कि कोई भी पोर्ट ओपन नहीं था। अब आप दोबारा आपने लोकल होस्ट को स्कैन किया तो आपको एक पोर्ट ओपन दिख रहा है। ठीक है, तो अटैकर को भी दिखेगा जब वो बाहर से आपके डिवाइस को स्कैन करेगा। समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को? अब जैसे ही ये तो चलो हमने स्कैन करा, अब मान के चलो अगर मैं इस पोर्ट से कनेक्ट करने का ट्राई करूं, जैसे कि मैं विंडोज पे जा रहा हूँ और इसका आईपी चेक कर लेते हैं क्या है। इस वाले आईपी से एसएसएच कनेक्शन करने का ट्राई करते हैं, कुछ भी यूजर कुछ भी डाल कर दिखिए। आपको पता है एसएसएच का पोर्ट एक्चुअल में ओपन नहीं है, वो हनी पॉट ने ओपन करा है, राइट।
तो देखते हैं कि क्या होता है जब आप इस पर्टिकुलर कमांड को रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया, यहाँ पे तो आपको दिखाएगा कनेक्शन क्लोज्ड बाय दिस। तो यहाँ पर अटैकर को लग सकता है कि यार जब पोर्ट ओपन दिखाया था तो अब क्यों क्लोज दिखा रहा है। बट इतने में उसकी इंफॉर्मेशन, अटैकर की इंफॉर्मेशन आपके पास, मतलब कंपनी के पास जा चुकी होगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, आपको दिखाई दिया कि हाँ एक इंट्रूजन हुआ है। वो इंट्रूजन किस आईपी से हुआ है? 109 से, जो मेरे विंडोज का आईपी होगा। कौन सा पोर्ट यूज किया गया विंडोज का उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए? 55990 को। आपको पता है कोई भी रैंडम पोर्ट यूज होता है जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं एज अ क्लाइंट। क्लाइंट का कोई भी रैंडम पोर्ट यूज हो सकता है, और नॉर्मली 40,000 50,000 के ऊपर के पोर्ट्स यूज होते हैं कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। किस टाइम वो रिक्वेस्ट आई, वो रिक्वेस्ट का टाइम आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, डेट एंड टाइम। सारी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि विंडोज पे, मतलब जिस भी यूजर ने एक्सेस करने, मतलब रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने जैसे अपने विंडोज से भेजी, तो मेरे विंडोज में एसएसएच का कौन सा क्लाइंट सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था। तो अटैकर के सिस्टम का जो भी सॉफ्टवेयर होगा, जो जिसकी मदद से उसने आपके पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी जिस पे हनीपॉट रन कर रहा था, वो उस सॉफ्टवेयर के वर्जन या सर्वर सर्विस का नाम आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये बता रहा है कि विंडोज पे मेरे, मतलब मेरे विंडोज 11 में एस एस एच 2.0 ओपन एस एस एच फॉर विंडोज 9.5, ये एज इट इज वर्जन मेरे विंडोज मशीन पे रन कर रहा है। और इस समय विंडोज मशीन मेरा क्या था? अटैकर मशीन था, क्योंकि वो कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा था एस एस एच पोर्ट के साथ। इससे आपको ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं इस वर्जन में विंडोज लिखा हुआ था, तो ये भी पता चला कि अटैकर की मशीन विंडोज थी। बाकी अदरवाइज आपको उसके ओपन एसएसएच का वर्जन पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग है उसकी, जिस जो जो कि अब आप ब्लॉक कर सकते हो। अब अटैक जैसे डिफेंस कंपनी क्या करेगी, इस स्ट्रिंग को ब्लॉक कर सकती है आईडीएस पे, फायरवॉल पे, ताकि अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर एसएसएच वर्जन से आ रही है, तो अटैकर चाहे, मतलब कंपनी चाहे तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसको ब्लॉक कर सकती है। समझ आया? तो इस तरीके के इंट्रूजन्स, मतलब हनीपॉट ये काम करता है। आपको लगेगा कि एक्चुअल में वहां पे पोर्ट ओपन है, बट जैसे ही कोई उससे इंटरेक्ट करेगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंपनी के पास चली जाएगी। समझ आया? अब एक चीज और देख लीजिए यहाँ से थोड़ा। अब जैसे मैंने अभी सिर्फ एनमैप किया था, तो नॉर्मली ये सिंक्रोनाइजेशन स्कैन परफॉर्म करता है टैग परफॉर्म करने के लिए। अब मान के चलिए मैंने थोड़ा एडवांस स्कैन करके देखते हैं इस पर्टिकुलर लोकल होस्ट पे। तो मैंने एक कमांड लगाया -SV। ठीक है, -SV आप लोगों को पता है वर्जन डिटेक्ट करेगा उसका, राइट? तो देखते हैं कि ये वर्जन डिटेक्ट करते समय क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। और होगा क्या कि एनमैप बेसिकली करता क्या है, जब मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि जब भी एनमैप आपको कुछ एडवांस स्कैन करने के लिए बोलते हो, तो वो अपने तरफ से बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिक्वेस्ट भेजता है। तभी तो उसको रिस्पॉन्स में पता चलता है ना कि कौन सा वर्जन रन कर रहा है, क्या रन कर रहा है। तो वो चीज आपको हनीपॉट पे भी पता चलेंगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे इंट्रूजन अटेम्प्ट आ रहे हैं, मतलब वो वाला डिवाइस अपने आप को ही, मतलब ये डिवाइस अपने आप को ही कुछ पैकेट्स भेज रहा है, ताकि पता करे कि उस पर्टिकुलर पोर्ट पे क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सर्विसेज रन कर रही हैं, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई करे। तो ये कुछ स्ट्रिंग्स हैं जो एनमैप नॉर्मली सेंड करता है डिवाइसेस की तरफ, ताकि उससे उस पर्टिकुलर डिवाइस पे जो जो सर्विसेज या जो भी चीज रन कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगा सारी, और मतलब आप ये भी समझिए कि जब हमने नॉर्मल एनमैप स्कैन किया था, नॉर्मल मतलब सिंक्रोनाइजेशन टीसीपी, तब हमने ज्यादा डेटा नहीं सेंड किया, तब हमें एक भी इंट्रूजन अटेम्प्ट नहीं दिखाई दिया था। बट जैसे ही आपने एसवी या आप एससी -A -O ये चीजें जैसे आप परफॉर्म करोगे, तो आप डेफिनेटली ज्यादा कुछ डेटा भेज रहे हो टारगेट की तरफ। और जैसे आप कुछ डेटा भेजोगे, हनीपॉट आपको एक इंट्रूजन का अटेम्प्ट दिखाएगा कि वहां पे इंट्रूजन हुआ है इस स्पेसिफिक टाइम पे। और जो भी आपने डेटा भेजा होगा वो सारा डेटा यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि ये डेटा भेजा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डेटा को भेजने के बाद सर्वर कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, और उस रिस्पॉन्स में आपको पता चलेगा कि उसका वर्जन क्या है, उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी डिवाइस के अगेंस्ट आप स्कैन कर रहे हो, तो पहले नॉर्मल स्कैन परफॉर्म करिए, ताकि डिटेक्शन के चांसेस कम हो। अगर आप डायरेक्टली SV SC या -O -A ट्राई करोगे, तो डिटेक्शन के चांसेस बढ़ाओगे आप अपने।
उनके सिस्टम पे, उनके नेटवर्क की तरफ ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही होगी। और ट्राई करिए कि अगर आपको पोर्ट पता है जिस पोर्ट को आपको टारगेट करना है, तो आप उसी पोर्ट की तरफ पैकेट भेजिए। बेकार में टॉप 1000 पोर्ट्स की तरफ पैकेट भेजने का भी फायदा नहीं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, पहले हम लोगों ने जब एनमैप स्कैन किया था तो हमें यहाँ पे एसएसएच बताया था, ठीक है। अभी हम लोगों ने दोबारा एनमैप स्कैन किया तो मुझे यहाँ पे एसएसएच के आगे क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बोला था कि एनमैप में तरीके होते हैं पता करने के कि एक्चुअल में कोई सर्विस है या नहीं है। तो एनमैप आपको ये बता रहा है कि ये शायद एनमैप ये एसएसएच नहीं रन कर रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन मार्क आपको यही बता रहा है कि एनमैप श्योर नहीं है कि वहां पर एसएसएच रन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इतना स्कैन करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली अटैकर के पास, मतलब कंपनी के पास चली गई होगी। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है, मतलब आपको यहाँ पे इसने बता दिया। और वैसे भी कभी भी आपको इतना सारा डेटा कभी देखने के लिए मिले ना, इतना यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये सारा डेटा, इतना डेटा कभी आपको वैसे नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलता। इतना डेटा अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस पर मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और आप देखिए हर एक लाइन में जो मैंने स्ट्रिंग डाली थी, हम लोगों ने स्ट्रिंग क्या डाली थी, ओपन एस एस एच 1.2.3। वही चीज आपको बार बार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओपन एस एच 1.2.3, 1.2.3। इसको बड़ा करो थोड़ा सा, क्या कह रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा तुम्हारा। पिंग करके देखो गूगल को, नहीं चल रहा। गूगल को पिंग करो। इंटरनेट नहीं चल रहा है। समझ आ गया यहाँ तक सभी को। तो ना थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि हनीपॉट अगर आप स्कैन कर रहे हो तो क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है आपको। इस तरीके के स्ट्रिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। हनीपॉट, हनीपॉट, हनीपॉट। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन मार्क वगैरह आपको मिल सकता है जो आपको ये बताएगा कि शायद ये एक्चुअल में सर्विस नहीं है जो उस मशीन पे रन कर रही है। ठीक है, समझ आया। तो वैसे ही आप कोई और पोर्ट पे ट्राई करके देख लीजिएगा, 80 पे, 80 या जो भी पोर्ट आप ओपन करना चाहते हैं तो वो वर्चुअली उस पोर्ट को ओपन कर देगा आपके टारगेट पर। फिर आप अगर ऐसी अगर आपको 2-3 सर्विसेज चलानी है तो आप एक टैब पे एक चलाइए, दूसरे टैब पे दूसरा चला दीजिए, ताकि मल्टीपल सर्विसेज सामने वाले को पता चले। ठीक है। वैसे ही आपको गिटहब पे और स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी तो आप सर्च कर सकते हो। विंडोज के लिए भी एक आता है, वो आप लोग देख लेना, हनी बॉट के नाम से होता है वो। अगर विंडोज पे हनी पॉट आपको रन करना है तो एक सॉफ्टवेयर आता है हनी बॉट के नाम से, HONEYBOT। तो वो आप ट्राई कर सकते हो विंडोज के लिए। और बाकी गिटहब पे आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी लिनक्स के लिए खासकर, तो उनको आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग तरीके की स्क्रिप्ट्स होंगी। हाँ, हर हर मतलब अगर आप एडवांस स्कैन करोगे तो डिटेल्स आपकी जाएंगी जाएंगी। नॉर्मल स्कैन करोगे, ST SC और सॉरी ST और SS वगैरह करोगे तो उसमें आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं जाएगी। मतलब इंट्रूशन हनीपॉट ने डिटेक्ट नहीं किया उस समय। देखो, जाने के चांसेस तब होते हैं जब आपकी सर्विस से कोई इंटरेक्ट करे। हमने इंटरेक्ट नहीं करते, जब हम एनमैप से नॉर्मल स्कैन करते हैं ना, तो हम कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करते हैं। हम एक सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजा, सामने से एक्नॉलेजमेंट आया, हमने रीसेट पैकेट भेज दिया। तो कनेक्शन हमने स्टैब्लिश करा ही नहीं, हमें बस ये पता करना था कि वो पोर्ट ओपन है या नहीं। बट जब आप एस सॉरी जब आप SV SC या -A यूज करते हो तो ये nmap आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, और करने के बाद कुछ पैकेट्स भेजता है उसकी तरफ। तो वो पैकेट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा था हनीपॉट। कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, पैकेट आपने भेजे, उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। एक तरफ आप सिर्फ ये पता कर रहे हो कौन सा पोर्ट ओपन है या नहीं है, और एक तरफ आप कनेक्ट पोर्ट ओपन है पता करने के बाद उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। ठीक है, सो ये चीज़ आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा।
हनीपॉट के नाम से सॉफ्टवेयर है, वो आप विंडोज में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी गिटहब पे आपको अ, और भी मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर जो हनीपॉट की तरह काम करेंगे। ठीक है सर, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। कोई डाउट आए तो आप लोग बताइएगा। पहले होस्ट इज डाउन बता रहा था, फिर ऑपरेशन टाइम आउट आ रहा है। विंडोज वाला तो आ गया ना। पिंग हो रही है मशीन ये? नहीं नहीं, ये वाली मशीन पिंग हो रही है, 116 वाली। मैक्स से ट्राई करना, मैक्स से कह रहा हूँ मैं करने के लिए। पिंग नहीं हो रही है। रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रहा है? टाइम आउट आ रहा है। आपने ये जो वर्चुअलाइजेशन कर रखा है, कैसे करा हुआ है? मतलब विंडोज और लिनक्स दोनों वाला? कि वर्चुअल बॉक्स पे कर रखा है? इंटेल वाला है आपका सिस्टम? यूटीएम पे कर रखा है आपने? तो यूटीएम की ना कुछ सेटिंग्स में ना आपका चेक करना पड़ेगा, मैक से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, दोनों वर्चुअल मशीन तो इंटरेक्ट कर पा रही है आपस में। हाँ हाँ, तो हो जाता है। अभी तो पिंग नहीं कर पा रही मशीन ये। पिंग ही नहीं हो रही ना, पिंग नहीं हो रही तो फिर कनेक्शन कैसे आएगा? अब हो रहा है। लो, हो गया। एक बार रिफ्रेश कर दिया, कल ही का कनेक्शन हो गया उसके बाद। चलिए, समझ आ गया आप लोगों को। तो आईडीएस कैसे काम करते हैं, हनीपॉट, फायरवॉल, ठीक है, इन चीज़ों पे आप थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये डिवाइसेस काम कर रहे हैं। हाँ, अभी होने लगा ना, वही तो कह रहा हूँ। तो आ तो गया वहाँ पे इंट्रूजन। चेक करो, वहाँ पे आ गया नीचे मैक, ऊपर विंडोज वाला था, नीचे मैक वाला था, है ना? करके देख लो, आ जाएगा दोबारा। पेंट बॉक्स मैंने गिटहब पर स्क्रिप्ट है पूरी, उसको स्क्रिप्ट को रन करना है। हाँ, तो आपको बस स्क्रिप्ट रन करनी है, पेंट बॉक्स डॉट आरबी करके, ./पेंटबॉक्स.आरबी, ये रहा। ऐसे रन करना है, फिर आपको नेटवर्क टूल्स पे जाना है पहले, उसके बाद हनी पॉट पे जाना है, उसके बाद कॉन्फ़िगर कर लेना है इसको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से। पोर्ट नंबर आपने दे दिया, कोई फॉल्स मैसेज बता दिया कि क्या मैसेज दिखाना है, लॉग सेव करने हैं, किस फाइल में सेव करने हैं वो यहाँ पे बता रखा है उसने। और बीप साउंड आपको दिखाएगा, बीप साउंड आपको वर्चुअल मशीन पे तो नहीं मिलेगी। बस फिर बाकी आपको दिखा देगा इंट्रूशन। चलिए, जब तक ये आप बंद नहीं करेंगे तब तक ये वो पोर्ट ओपन रहेगा, जैसे आपने कंट्रोल सी करके इसको बंद कर दिया, ये जो पोर्ट था अभी ओपन था, अब वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब तक वो स्क्रिप्ट चलती रहेगी तब तक आपके मशीन पे पोर्ट ओपन रहेगा, अदरवाइज वो पोर्ट को क्लोज कर देगा। तो कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को ये डिफेंसिव डिवाइसेस का? आईडीएस, ये क्योंकि ना इंटरव्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये। आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, हनीपॉट्स क्या होते हैं, फायरवॉल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव, ये एग्जाम्स वगैरह में आ सकते हैं आपके। तो ये चीजें चीजें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी हैं ये चीजें,
ध्यान रखिएगा क्या होती है, कैसे इनको कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो बेसिक चीजें आनी चाहिए, क्योंकि रियल कम से जब आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी तब जाके आप इन फ्यूचर किसी हार्डवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर आईडीएस या किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पे काम कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि वहाँ पे रूल्स कैसे लगाने हैं, किस चीजों क्या चीज के रूल्स होंगे क्या नहीं होंगे। तो वो आपको बेसिकली सीएच के अंदर ये नॉलेज आपको दी गई है। चलिए। क्या था? नहीं नहीं, हनी पॉट था ये। हनीपॉट अलग होता है, आईडीएस अलग होता है। आईडीएस आपके इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है। हनीपॉट क्या करता है, आपके मशीन को वल्नरेबल बनाएगा और फिर उसके बाद कोई उससे इंटरेक्ट करेगा तो इंट्रूजन को डिटेक्ट करेगा ना। आईडीएस ये कोई नेटवर्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक डिवाइस पे ही सेटअप कर सकते हो आप। जैसे हनीपॉट जो है, हनीपॉट आप एक डिवाइस पे सेटअप करोगे ताकि वो डिवाइस वल्नरेबल बने, है ना। और जो जैसे कोई उस डिवाइस से इंटरेक्ट करेगा तब जाके आपकी इंफॉर्मेशन या अटैकर की इंफॉर्मेशन उसके अंदर कैप्चर होगी। बट आईडीएस पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर सकता है, एक डिवाइस को मॉनिटर कर सकता है, उसके अंदर जितने भी। ये क्या कर रहा है, हनीपॉट सिर्फ एक ही पोर्ट को मॉनिटर करेगा। मान के चलो कि आपने जिस डिवाइस पे इसको रन किया उसमें पहले से एक पोर्ट ओपन था 80, और आपने इसको 22 पे रन कर दिया। तो 22 की तरफ जब कोई रिक्वेस्ट आएगी तब हनीपॉट उसको डिटेक्ट करके बताएगा आपको, 80 की तरफ आएगी तब कुछ भी नहीं करेगा। तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं जो हनीपॉट और आईडीएस के बीच में आपको पता होने चाहिए। चलिए, सो ये मॉड्यूल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आएगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल जो वेब के ऊपर है। मॉड्यूल नंबर 13, मॉड्यूल नंबर 14 एंड मॉड्यूल नंबर 15। तो जिन लोगों को बग बाउंटी में इंटरेस्ट है या फिर डब्ल्यूएपीटी, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उसका बेस आपका यहाँ पे कवर होगा। बेस मतलब कि बेसिक नॉलेज क्या होती है, अटैक्स क्या होते हैं, ओवास टॉप 10 क्या होते हैं, अगर आपने ये वर्ड सुने हो कुछ भी। एसक्यूएल इंजेक्शन सुना हो आप लोगों ने, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जो वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। तो वेब एप्लीकेशन वाले जो अब मॉड्यूल्स हैं वो आपके स्टार्ट होंगे मॉड्यूल नंबर 13 से। तो जो 13 मॉड्यूल है, 14 है, 15 है, ये तीनों मॉड्यूल आपके एक साथ हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा वेब आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। मॉड्यूल नंबर 13 का नाम है हैकिंग वेब सर्वर, मॉड्यूल नंबर 14 का नाम है हैकिंग वेब एप्लीकेशन, एंड मॉड्यूल नंबर 15 है एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है। तो ये तीनों मॉड्यूल्स हम लोग एक साथ कवर करेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम हमें लगेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वल्नरेबिलिटीज आप यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। एक बहुत पॉपुलर टूल है जिसको आप सीखेंगे, जिसका नाम है बर्प सूट। सुना है किसी ने? तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 13, 14, 15। सो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सबसे पहले, वेब आर्किटेक्चर। वेब आर्किटेक्चर क्या होता है? वेब आर्किटेक्चर वेबसाइट की बात है तो क्या? हाँ, मॉड्यूल 13, 14, 15 होगा ये आपका, ये तीनों एक साथ हम लोग कवर करेंगे। वेब आर्किटेक्चर का मतलब, देखिए, जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होती है। आपको भी कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ता है। वो सब कुछ इस आर्किटेक्चर के अंदर आता है। वेबसाइट जहाँ पे होस्ट हो रही होती है वहाँ पे भी कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है। प्लस जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है वो भी यहाँ पर रोल प्ले करता है। मतलब वेब आर्किटेक्चर में टोटल 3 एंटिटीज का रोल होता है। पहला एंटिटी क्या होता है? क्लाइंट साइड। सेकेंड एंटिटी क्या होता है? सर्वर साइड। एंड थर्ड क्या होता है? बैक एंड डेटाबेस, या स्टोरेज लिख सकते हो आप उसको। बैक एंड स्टोरेज कर दो आप उसको। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और बैक एंड स्टोरेज। क्लाइंट साइड में क्या क्या चीजें आती है?
जैसे आप हैं, आप ब्राउजर यूज कर रहे होंगे, आप कुछ लैंग्वेजेस का यूज कर रहे होंगे। कौन सी लैंग्वेजेस होंगी जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होती हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये आपकी क्या होती है? क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होती है, राइट? तो क्लाइंट साइड के अंदर क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले तो आपके पास, अगर एप्लीकेशन की बात करो, अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करो, तो आपके पास क्या होते हैं? ब्राउजर्स। और ब्राउजर्स जैसे मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ब्रेव, सफारी, ये क्या है? आपके सारे ब्राउजर्स हैं जिसकी मदद से आप एक वेबसाइट को एक्सेस करते हो। लैंग्वेजेस की अगर आप बात करें, आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे क्लाइंट साइड में? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट होती है वो इन्हीं तीनों लैंग्वेज से मिलके बनती है। जो बनती तो और भी लैंग्वेजेस से मिलके हैं, बट वो जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कहाँ की होती है? सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं। क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस वो होती हैं जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो। अभी आप अपने ब्राउजर ओपन करोगे, आप अपने ब्राउजर पे टाइप करोगे google.com, तो google.com के पास रिक्वेस्ट जाएगी, गूगल के सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। वो आपको रिस्पॉन्स में क्या देता है? एक ऐसा पेज देता है, एक ऐसा HTML डॉक्यूमेंट देता है जिसके अंदर इन तीनों लैंग्वेज का कोड लिखा होता है, क्योंकि आपका ब्राउजर सिर्फ यही तीन लैंग्वेजेस समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, या आपको एक वेबसाइट को प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाने के लिए आपके ब्राउजर को ये तीनों लैंग्वेजेस रीड करना आना चाहिए। ठीक है? HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका काम क्या होता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करना, राइट? वेबसाइट में हेडर सेक्शन कहाँ है, टाइटल सेक्शन कहाँ होना चाहिए, बॉडी कहाँ होना चाहिए, हेडिंग क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर कौन डिजाइन करता है आपका? टेबल कहाँ पे लगानी है, कंटेंट किस फॉर्म में दिखाना है, वो कौन दिखा, मतलब स्ट्रक्चर कौन डिजाइन डिफाइन करता है आपके वेबसाइट का? HTML। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? CSS। CSS की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS का काम क्या होता है वेबसाइट पे? वेबसाइट को डिजाइन करना, स्टाइल करना, मतलब एक ऐसी वेबसाइट बनाना जो एक दिखे, प्रॉपरली प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखे आपको। ठीक है? कलर्स हो उसके अंदर, डिजाइन हो, फॉन्ट साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो। JS का काम क्या होता है? फंक्शनैलिटी डालना आपके वेबसाइट पे, जैसे कि आपके वेबसाइट पे अगर कोई किसी लिंक पे क्लिक करे तो कहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। इमेजेस, इमेजेस पे क्लिक करके क्या होना चाहिए? इमेजेस को एम्बेड करना। स्क्रिप्ट डालना कुछ की, अगर आप ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका आउटपुट ये होना चाहिए, इफ एल्स वाली कंडीशंस लगाना, वो सब किसके थ्रू आप डालते हैं वेबसाइट पे? जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है? तो ये तीनों लैंग्वेजेस रीड करना किसको आता है? आपके ब्राउजर्स को आता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज कहाँ की हो गई? क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं ये। ठीक है? तो वेब आर्किटेक्चर में क्लाइंट साइड का अपना रोल होता है, क्योंकि क्लाइंट साइड में यूजर होता है, यूजर ब्राउजर यूज करता है और ब्राउजर से वो उस वेबसाइट को देख पाता है जो सर्वर पर होस्ट हो रही होती है। अब सर्वर साइड की बात करते हैं। सर्वर साइड पे भी कुछ एप्लीकेशंस या कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस क्या होंगे? नहीं, अभी मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। मतलब एक नॉर्मल सिस्टम को सर्वर बनाने के लिए किस किस तरीके के किस तरीके के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी? नोड.js तो लैंग्वेज है ना? नहीं, डेटाबेस में मान के चलो आपको एक नॉर्मल सिस्टम है। ठीक है? आपको पता है कोई भी सिस्टम एक सर्वर बन सकता है, कैसे बनता है? उस पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, और वो सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? अपाचे 2, या फिर nginx, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट IIS, जैम्प। ऐसे बहुत सारे सर्वर सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपकी मशीन को वेब सर्वर बनाते हैं। ठीक है? और हम लोग यहाँ पे सर्वर की बात कर रहे हैं, बट कौन से सर्वर की बात कर रहे हैं? वेब सर्वर की, जो कि आपका मशीन को वेबसाइट होस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के नाम लिख लीजिए जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे अपाचे 2, nginx, माइक्रोसॉफ्ट IIS, जैम्प वगैरह, और इस तरीके से आ जाएगा आपका। हाँ, यही होता है nginx। ठीक है? तो ये आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको सॉफ्टवेयर, जैसे टॉम कैट आता है, अपाचे टॉम कैट आता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी मशीन को एक वेब सर्वर बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट IIS आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अवेलेबल होता है, जो कि विंडोज के सर्वर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल, मतलब सर्वर के अंदर एम्बेड किया जाता है, जो कि फ्री नहीं होता यूज करना। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास सर्वर सॉफ्टवेयर है तो उसके साथ आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट IIS।
बाकी जो दो हैं वो आपके फ्री हैं, आप किसी भी लिनक्स में विंडोज में उसको सेटअप कर सकते हो, अपाचे 2 या nginx। लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज होती हैं? बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं सर्वर साइड के लिए। कुछ एग्जांपल्स बताइए। PHP, जावा तो नहीं, नोड जेएस हो गया, और पाइथन हो गया, जावा हो गया, और रूबी। रूबी वेब में यूज नहीं होती उतनी ज्यादा। डेटाबेस का तो अलग है, वो यहाँ पे आएगा ना स्टोरेज में। इसके अलावा आपका वो हो गया एक डॉट नेट। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपके कहाँ पे यूज की जाती हैं, सर्वर साइड में। ताकि वो सर्वर साइड, देखो सर्वर साइड लैंग्वेजेस की जरूरत क्यों होती है? सिर्फ क्लाइंट साइड से काम क्यों नहीं चलता आपका? क्लाइंट साइड तो आप अपने यूजर को दिखा दोगे कि उसके स्क्रीन पे वो ब्राउजर से क्या क्या चीज एक्सेस कर सकता है, बट वो जब कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा आपकी वेबसाइट की तरफ, तो उन रिक्वेस्ट पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उन रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है। जैसे मान के चलो आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म है, आपने अपने ब्राउजर पे facebook.com लिखा, आपके सामने लॉगिन पेज आ गया। अब यूजर कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा उसके अंदर, तो वो डेटा का करना क्या है, वो कैसे पता चलेगा सर्वर को? तो उसके लिए सर्वर साइड लैंग्वेजेस में कोड लिखा जाएगा, PHP में या ये सारी लैंग्वेजेस में सर्वर साइड पे कोड लिखा जाता है कि यूजर जब इस फॉर्म में कुछ डेटा प्रोवाइड करे, तो उस डेटा को कहाँ भेजना है, उस डेटा को कैसे यूज करना है, कैसे चेक करना है, या फिर जब यूजर इस पर्टिकुलर, जैसे आपने किसी फाइल को अपलोड किया, तो फाइल को अपलोड करने के बाद क्या करना है, उसको कहाँ पे डालना है फाइल को, तो वो सारी चीजें सर्वर साइड कोड के थ्रू लिखे जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, कि जब यूजर ये करे तो उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देना है, जब ये करे तो ये आउटपुट देना है। ठीक है, तो उसकी कोडिंग किसके थ्रू की जाती है? सर्वर साइड लैंग्वेजेस की मदद से की जाती है। नहीं, सी और सी प्लस प्लस में आपके वेबसाइट डेवलप नहीं की जाती है। सी और सी प्लस प्लस पे आपके नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो आपके वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेजेस नहीं है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर के अंदर जो थर्ड कंपोनेंट है वो है बैकएंड स्टोरेज या डेटाबेस। अब डेटाबेस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता है? कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जो आपकी मशीन को एक डेटाबेस बना सकती है? माई सिक्वल, मोंगो डीबी, देन और ठीक है, कम से कम ये चार पांच याद रख लो आप लोग। माई सिक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस और मोंगो डीबी। लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? एसक्यूएल? नहीं, जावास्क्रिप्ट नहीं। डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए सिर्फ एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। राइट। तो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए एसक्यूएल भी आना चाहिए। कितने लोगों को आता है एसक्यूएल? मतलब थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं। सिलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह खासकर आती है। देख लो, जब तक एसक्यूएल इंजेक्शन आएगा तब तक